हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, आए दिन एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसको सॉल्व करने में आप लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करवाने हम आप लोगों के लिए 5000 प्लस क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम लोगों ने सेट नंबर 15 तक देख चुका है। आज हम लोग सेट नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारे पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा और अपने दोस्तों से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपके शेयर और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोस लाने का। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 62 पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, द फ्रैक्चर्ड हिमालय के पुस्तक के लेखक है निरुपमा रॉय। कौन है? निरुपमा रॉय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। तो दोस्तों, कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। किसके बीच है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है, जो कि सेब के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी जो है यह सेब के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धौलाधर और पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों को सही मिलान करें। एक तरफ पत्तन यानी बंदरगाह दिया हुआ है और दूसरा तरफ उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन किससे संबंधित है। पहला है भटकल। दोस्तों, भटकल बंदरगाह यह कर्नाटक में स्थित है। दूसरा एलेप्पी है। एलेप्पी बंदरगाह केरल में स्थित है। काकीनाडा बंदरगाह जो है यह आंध्र प्रदेश में है और तूतीकोरिन यह तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 4 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो दोस्तों, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, जो कि काफ़ी उपजाऊ होता है कपास के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मिट्टी। दोस्तों, यह भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। तो इसमें से राजस्थान जो है यह नर्मदा घाटी का भाग नहीं है। राजस्थान चंबल नदी घाटी का भाग है। किस नदी घाटी का भाग है? तो चंबल नदी घाटी का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात ये सभी नर्मदा नदी घाटी का भाग है। यह नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं। पहला है स्वर्ण क्रांति, जो कि फल उत्पादन से संबंधित है। ये सही है। दोस्तों, स्वर्ण क्रांति मुख्यतः बागवानी से संबंधित है और बागवानी के अंदर ही फल उत्पादन होता है, तो ये सही है। दूसरा है नीली क्रांति। दोस्तों, नीली क्रांति उर्वरक से संबंधित ना होकर यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। और तीसरा है पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, ना कि अंडा उत्पादन से। तो दोस्तों, दूसरा और तीसरा गलत है और इसमें पूछ रहा है कौन सा ही सुमेलित नहीं है। तो दूसरा और तीसरा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ये सही हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो दोस्तों, भारत में जो कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वह वृष्टि यानी कि वर्षा करता है। वर्षा के वजह से हमें जल की प्राप्ति होती है, जो कि कृषि करने में काफ़ी उपयोगी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृष्टि यानी वर्षा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी। तो दोस्तों, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना इमैनुएल कांट के द्वारा 1755 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था और 1796 ईस्वी में लाप्लास के द्वारा संबोधित किया गया था। तो इसकी परिकल्पना दिया किसने था? तो इमैनुएल कांट ने दिया था 1755 ईस्वी में, जो जर्मन के दार्शनिक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इमैनुएल कांट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं।
पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों, यह एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है घना पक्षी विहार जो कि राजस्थान में स्थित है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। चौथा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूपी में है, ना कि छत्तीसगढ़ में, तो यह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी गलत है, और यही पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो दोस्तों रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि से। यह सम्मेलन 1971 ईस्वी में रामसर शहर में आयोजित किया गया था और यह आर्द्रभूमि के संरक्षण और दीर्घकालीन उपयोग के से संबंधित यह सम्मेलन किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्द्रभूमि से। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि वैश्विक तापन के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है, तो वो है आर्गन। कौन सा है? आर्गन जो है यह वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि जलवाष्प, मीथेन, CO2 गैस ये सभी वैश्विक तापन के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्गन। यह वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मकता आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? तो दोस्तों ये वस्तुएं निम्न स्तरीय वस्तु है। कौन सा है? निम्न स्तरीय वस्तु है जो कि मांग के नियम की अवहेलना करता है, यानी जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न स्तरीय वस्तु। अगला प्रश्न है किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती? तो वो है निवेश पद्धति। कौन सा है? निवेश पद्धति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो दोस्तों 4 वर्ष की अवधि 5वीं पंचवर्षीय योजना की थी जो कि 1974 ईस्वी से 78 ईस्वी के बीच चला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई का शासन काल आया था, यानी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे और इन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति नहीं दी थी और उसे वहीं समाप्त कर दिया था, जिसकी वजह से 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्षीय रह गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। और इस योजना का उद्देश्य था रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर देना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ भौतिक राशियां दिया हुआ है और दूसरा तरफ उसका मात्रक दिया हुआ है, सुमेलित करना है। तो पहला है त्वरण। त्वरण का जो मात्रक है वह है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तीसरा है कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। तो यह होता है जड़त्व के नियम के कारण, यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम के कारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों जब कालीन को डंडे से पीटा जाता है तो वह गति में आ जाता है तथा उस पर मौजूद कण गति का विरोध करती है, जो कि न्यूटन का प्रथम नियम को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। तो दोस्तों सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.6 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रत्यस्थ पदार्थ है वह है क्वार्ज। क्या है? क्वार्ज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। पहला है विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा इसके द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा के समान होता है। यानी किसी भी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो समान होता है। इसका मात्रक जूल पर केजी पर केल्विन होता है और इसका मात्रक कैलोरी किलोग्राम पर सेंटीग्रेड भी होता है। तो ये सभी सही दिया हुआ है। सिर्फ गलत कौन सा है? तो वो है पहला कि विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, ये गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों, एरोसोल होता क्या है पहले ये जान लीजिए। दोस्तों, एरोसोल गैस में ठोस या फिर तरल कणों का मिश्रण को कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? धुआं, यह एरोसोल है। कोहरा एरोसोल है। बादल एरोसोल है। धुआं में गैस में ठोस कण मौजूद होते हैं, कोहरा में गैस में द्रव्य के कण होते हैं और बादल में भी गैस में द्रव्य के कण होते हैं। जबकि जल में तेल जो है मिश्रित नहीं होता, जल के ऊपर तेल ऊपर ही तैरता है, इसीलिए यह एरोसोल का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जल में तेल का मिश्रण, यह एरोसोल नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आविष्कारक है और दूसरी तरफ उसका आविष्कार है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन और परमाणु नाभिक के रदरफोर्ड हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 3 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 4, 1, 3 और 2, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। दोस्तों, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो दोस्तों, हाइड्रा अम्ल का उदाहरण HCl है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HCl। हाइड्रा अम्ल होता क्या है? दोस्तों, हाइड्रा अम्ल एक ऐसा अम्ल है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन उपस्थित रहता है और ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, उसे हाइड्रा अम्ल कहते हैं। जबकि ऑक्सी अम्ल ऐसा अम्ल होता है जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है, तो वह होता है ऑक्सी अम्ल। आपको कंफ्यूज नहीं होना है हाइड्रा अम्ल और ऑक्सी अम्ल में, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। HCl हाइड्रा अम्ल है, बाकी सब जो बचे हुए हैं वो है ऑक्सी अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न है, बॉयलर, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो दोस्तों, बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम संयुक्त रूप से आदर्श गैस का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? आदर्श गैस का नियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो दोस्तों, जीवाणु विज्ञान का जनक लुईस पास्चर को माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुईस पास्चर। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, प्लाज्मा, इसमें रक्त कणिकाएं उपस्थित नहीं होती है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें रक्त कणिकाएं होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं नहीं होती है। इसमें फाइब्रियोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसका कोई भी रंग नहीं होता है, यह रंगहीन होता है। वैसे हल्का पीला कलर दिखता है, लेकिन इसमें यह रंगहीन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? दोस्तों हेपेटाइटिस बी यह यकृत को यह संक्रमित करता है। किसको संक्रमित करता है? यकृत को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यह एक वायरल संक्रमण है और इसका लक्षण गहरे रंग का मूत्र, मलती यानी कि चक्कर आना और थकान महसूस होना, ये सभी इसका जो है वो लक्षण है। लेकिन यह आमतौर पे उतना दिखाई नहीं देता है। जिसको बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस बी हो जाता है उसमें ये लक्षण आमतौर पे दिखाई देते हैं, जो कि यकृत को काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? दोस्तों मस्तिष्क का मुख्यतः सोचने वाला भाग प्रमस्तिष्क यानी कि अग्र मस्तिष्क है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यह यानी कि प्रमस्तिष्क यानी कि अग्र मस्तिष्क सोचना, लिखना, पढ़ना, भावना, ये सभी का काम करती है प्रमस्तिष्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? दोस्तों ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 243 के ए में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 243 के ए में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से और भी बहुत सारी चीज़ें लिए गए हैं, जैसे कि केंद्र राज्य का संबंध, समवर्ती सूची, व्यापार, ईटीसी, ये सभी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो अभिलेख न्यायालय है वह अनुच्छेद 129 में है। किसमें है? अनुच्छेद 129 में। लेकिन अगर आपसे पूछे हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपको ध्यान रखना है वो है 215 में। किसमें है? हाई कोर्ट का है अनुच्छेद 215 में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय यह 129 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों यह संविधान के अनुच्छेद दूसरा अनुसूची में किया गया है, वेतन, भत्ता तथा पेंशन का उल्लेख। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, दूसरा। तीसरा अनुसूची में शपथ का चर्चा किया गया है। चौथा अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध के सीटों का आवंटन का चर्चा किया गया है। और सातवां अनुसूची में सूचियों का बंटवारा यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। इसका उल्लेख है सातवां अनुसूची में। आपको याद रखना है टोटल 12 सूचियां हैं। इन 12 सूची को आपको एकदम से याद रखना है। क्या है कि बहुत सारे एग्जाम में ये सारे एक सूची तो पूछता है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? दोस्तों राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 17 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो दोस्तों धार्मिक न्याय यह संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय की चर्चा की गई है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। कौन सा नहीं है? वो है धार्मिक न्याय, वो नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो दोस्तों संविधान के 97वां संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति को जोड़ा गया था। कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 97वां संशोधन जो कि 2011 ईस्वी में हुआ था, तब सहकारी समिति को जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है।
तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन करते हैं राष्ट्रपति। दोस्तों, संसद में उपस्थित सभी सदस्य का 1/4 भाग के बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है कि उन पर महाभियोग लगाया जाना है। और अगर पारित की बात करें तो पारित 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत के साथ इसे पारित किया जाता है। लगाया जाता है 1/4 से और पारित किया जाता है 2/3 बहुमत से। आपको याद रखना है इस डाटा को, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों, पंचायत चुनाव कराने हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है, राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? दोस्तों, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने अपना घर घोड़े पर छोड़ा था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गहरवाल वंश के संस्थापक कौन है? दोस्तों, गहरवाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। चंद्रदेव ने कलचुरी के पतन के बाद 1090 ईस्वी में गहरवाल वंश की स्थापना किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रदेव। अगला प्रश्न है, दीवाने खैरात निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित एक संस्था था जो कि अनाथ और विधवाओं के मदद के लिए खोला गया संस्था था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है दीवाने खैरात। अगला प्रश्न है, एकात्मक गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? तो दोस्तों, एकात्मक गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि यह मौर्य काल की कला से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौर्य काल। अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दोस्तों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहां से आयात किया जाता था? तो दोस्तों, सिंधु काल में सीसा का आयात ईरान से किया जाता था। कहां से किया जाता था? ईरान से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है शिशुवध प्रतिबंध, यह वेलेजली के समय में लगाया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध, यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में लगाया गया था। तीसरा है दास प्रथा पर प्रतिबंध, यह एलन बरो के द्वारा लगाया गया था। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत लॉर्ड कैनिन के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसका गठन किया गया था और प्रथम अध्यक्षता W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है, काफी अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक M.G. रनाडे थे। 1867 ईस्वी में इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में 1852 ईस्वी में। कब हुआ था? 1852 ईस्वी में हुआ था।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।